डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आप अध्ययन करेंगे सीबीएसई बोर्ड क्लास 12th हिंदी के आरोह भाग 2 के गद्य खंड में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित गद्य रचना श्रम विभाजन और जाति प्रथा तथा मेरी कल्पना का आदर्श समाज के अभ्यास प्रश्नों का पार्ट में आपकी परीक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो आइए अध्ययन प्रारंभ करते हैं। तो पाठ्य पुस्तक के अभ्यास प्रश्नों से संबंधित आपका पहला प्रश्न है, जात प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर के क्या तर्क हैं? अथवा आप यह भी कह सकते हैं कि अंबेडकर के अनुसार जात प्रथा श्रम विभाजन का ही एक रूप क्यों नहीं मानी जा सकती है? अंबेडकर के तर्कों की विवेचना कीजिए। तो इस प्रश्न का उत्तर आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जात प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे अंबेडकर जी के निम्नलिखित तर्क हैं। जात प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन भी करती है। भारत की जात प्रथा में श्रम विभाजन मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं होता। यह मनुष्य की क्षमता या प्रशिक्षण को दरकिनार कर जन्म पर आधारित पेशा निर्धारित करती है। व्यक्ति की जन्म से पहले ही श्रम विभाजन होना सर्वथा अनुचित है। और आपका दूसरा प्रश्न है, जात प्रथा भारतीय समाज में बेरोजगारी व भूखमरी का भी एक कारण कैसे बनती रही है? क्या यह स्थिति आज भी है? तो इसका उत्तर है, भारत में जात प्रथा के कारण व्यक्ति को जन्म के आधार पर एक पेशे से बांध दिया जाता है। जात प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देती जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह अपने पेशे में पारंगत हो। जात प्रथा मनुष्य को संकट के समय भी व्यवस्था बदलने की अनुमति नहीं देती, भले ही उसे भूखा मरना पड़े। व्यवसाय उपयुक्त हो या अनुपयुक्त, उसे करने के लिए बाध्य होना ही पड़ता है। सभ्य समाज में श्रम विभाजन आवश्यक है, परंतु श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन किसी अन्य देश में नहीं है। इस प्रकार से आप इस प्रश्न का उत्तर लिखकर व्यक्त कर सकते हैं। और अभ्यास से संबंधित आपका तीसरा प्रश्न है, लेखक के मत से दास्ता की व्यापक परिभाषा क्या है? तो इसका उत्तर है, लेखक के अनुसार दास्ता से अभिप्राय केवल कानूनी पराधीनता से नहीं है। दास्ता में वह स्थिति भी सम्मिलित है जिसमें कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दूसरे शब्दों में कहे तो किसी को अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता न देना ही दास्ता है। इस तरह से इसे भी आप लिखकर अपने मनोभावों को व्यक्त कर सकते हैं। और चौथा प्रश्न है, शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक उत्तराधिकार की दृष्टि से मनुष्य में असमानता संभावित होने के बावजूद अंबेडकर क्षमता को एक व्यवहारिक सिद्धांत मानने का आग्रह क्यों करते हैं? इसके पीछे उनके क्या तर्क हैं? तो इसका उत्तर है, अंबेडकर जी के अनुसार शारीरिक वंश परंपरा और सामाजिक परंपरा की दृष्टि से मनुष्यों में असमानता संभव है। समता के व्यवहार सिद्धांत को मानने के पीछे लेखक का तर्क है कि समाज को यदि अपने सदस्यों से अधिकतम उपयोगिता प्राप्त करनी है तो उसे समाज के सभी सदस्यों को आरंभ से ही समान अवसर एवं समान व्यवहार उपलब्ध कराना होगा। राजनीतिज्ञों को भी सब मनुष्यों के साथ समान व्यवहार करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार विकास करने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। वंश में जन्म लेना या सामाजिक परंपरा व्यक्ति के वश में नहीं होती, अतः उस आधार पर निर्णय लेना अनुचित है। और पांचवा प्रश्न है, सही में अंबेडकर ने भावनात्मक समत्व की मानवीय दृष्टि के तहत जातिवाद का उन्मूलन चाहा है, जिसकी प्रतिष्ठा के लिए भौतिक स्थितियों और जीवन सुविधाओं का तर्क दिया है। क्या आप इससे सहमत हैं? तो इसका उत्तर है, हम लेखक की बात से पूरी तरह सहमत हैं, क्योंकि कुछ लोग किसी वंश में पैदा होने के कारण ही उत्तम व्यवहार के हकदार बन जाते हैं। सामाजिक परिवेश भी व्यक्ति को सम्मान दिला देता है, उसमें भी व्यक्ति की क्षमता का मूल्यांकन नहीं होता। मनुष्य की महानता उसके प्रयत्न के परिणाम स्वरूप होनी चाहिए। मनुष्य के प्रयासों का मूल्यांकन भी तभी संभव है जब सभी को समान अवसर मिले। शहरी वातावरण में किसी प्रतिष्ठित कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे तथा ग्रामीण क्षेत्र के सरकारी स्कूल के बच्चे के बीच स्पर्धा में शहरी कॉन्वेंट स्कूल का विद्यार्थी ही विजेता होगा, क्योंकि उसे अच्छी सुविधाएं प्राप्त हैं। अतः सर्वप्रथम जातिवाद का उन्मूलन करने के बाद हर व्यक्ति को समान भौतिक सुविधाएं मिले तो उसका विकास हो सकेगा, अन्यथा नहीं।
और अभ्यास से संबंधित आपका 6वां तथा अंतिम प्रश्न है, आदर्श समाज के 3 तत्वों में से एक भातृता को रखकर लेखक ने अपने आदर्श समाज में स्त्रियों को भी सम्मिलित किया है अथवा नहीं। आप इस भातृता शब्द से कहाँ तक सहमत हैं? यदि नहीं तो आप क्या शब्द उचित समझेंगे या समझेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, आदर्श समाज के तीसरे तत्व भातृत्व पर विचार करते समय लेखक ने भले ही स्त्रियों का अलग से उल्लेख नहीं किया है, किंतु वह समाज की बात कर रहा है और समाज स्त्री पुरुष दोनों से मिलकर बनता है। उन्होंने आदर्श समाज में हर आयु वर्ग को शामिल किया है, अतः स्त्रियों को सम्मिलित करने या न करने की बात व्यर्थ है। भातृत्व शब्द व्यवहार में प्रचलित नहीं है, यह संस्कृत शब्द है, अतः इसके स्थान पर भाईचारा शब्द उचित होगा। समाज में भाईचारे के कारण ही कोई भी परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंच पाता है। तो बच्चों, आशा है यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं और यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन की बटन को ओके अवश्य कर दें, जिससे कि हमारी सभी एजुकेशनल वीडियो आप तक आसानी से पहुंचती रहे। और अपने कमेंट हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य भेजें। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।